Good morning, all dear students. You're most welcome in online class in Bansur PG College, Bansur. BSc पार्ट थर्ड सॉलिड स्टेट फिजिक्स, और इसमें हम बात कर रहे थे सुपर कंडक्टिविटी, जो कि आपकी यूनिट 4 है। इसमें अपना टॉपिक चल रहा था लंदन समीकरण, लंदन इक्वेशन। ये टॉपिक आपका चल रहा था, जिसमें दो साइंटिस्ट थे, एफ लंदन और एच लंदन। इन दोनों ने अर्धचालक अवस्था में पदार्थ की प्रतिरोधकता रो का मान 0 और पदार्थ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र B का मान 0 कैसे होता है, इसको समझाया। और इनको समझाने के लिए इन्होंने दो समीकरणें दी, जिनको हम लंदन समीकरण कहते हैं। कल हम उन्हीं की बात कर रहे थे। समीकरण 1 और 2 को हमने ड्राइव किया, और आज उनकी सहायता से हम समझाएंगे कि कैसे ये समीकरण B = 0 और रो = 0 को एक्सप्लेन करती हैं। तो पहले तो मैं एक बार फिर से आपको ये बता देता हूँ कि लंदन के अनुसार दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन होते हैं, सामान्य इलेक्ट्रॉन और अतिचालन इलेक्ट्रॉन। सामान्य ताप पर सभी इलेक्ट्रॉन सामान्य इलेक्ट्रॉन होते हैं, और सामान्य ताप से कम ताप पर सुपर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। टेम्परेचर जितना ज़्यादा कम होगा, उतने ही सुपर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ती जाएगी। 0 केल्विन पर सुपर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या मैक्सिमम हो जाती है। सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सुपर इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। अब हमने फर्स्ट जो लंदन इक्वेशन है उसकी बात की कि क्रिटिकल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर मान लीजिए सुपर इलेक्ट्रॉन्स की जो नंबर डेंसिटी है वो NH है। अचालन जो धारा घनत्व है, सुपर करंट डेंसिटी GS मान लिया, तो GS क्या हो जाएगी -Q NS/VS। इसके बाद आपने कहा कि इन इलेक्ट्रॉन्स के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी, क्योंकि ये वैद्युत क्षेत्र के द्वारा त्वरित होते हैं, गति करते हैं, तो फिर गति के नियम भी यहाँ पर लागू हो जाएंगे। तो F = QE, एक तो ये इलेक्ट्रिसिटी फोर्स हो गया, और एक F = M है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, वो लिखते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन 2 आ जाती है, m∇V/dt = -QE। और इस समीकरण से यदि हम कहें कि समीकरण जो 1 है, इससे इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो ∂ds/dt आ जाएगा, ∂Js/dt = -Q NS, और ∂Vs/dt की वैल्यू यहाँ से आप रख सकते हो। तो ∂Js/dt = Q² NS/me आ जाएगा। ये जो समीकरण है 3, इसको अपन प्रथम लंदन समीकरण कहते हैं। यदि यहाँ पर अपन E0 भी करते हैं, वैद्युत क्षेत्र क्या हो, 0 हो, तो फिर आप देखेंगे ∂Js/dt क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब जो है करंट डेंसिटी JS वो क्या होगी, कांस्टेंट हो जाएगी, कि धारा घनत्व नियत रहता है। अर्थात जब आप मटेरियल पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रखें, तो उसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई आपने किया है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को आप हटा भी लेंगे, तब भी उसमें से कांस्टेंट करंट फ्लो होती रहेगी। ये था प्रथम लंदन समीकरण, फर्स्ट लंदन इक्वेशन। अब हम बात करेंगे सेकंड लंदन इक्वेशन की। इसके लिए आपने क्या किया कि जो हमारे पास इक्वेशन 3 थी, उस इक्वेशन 3 का कर ले लिया। टेकिंग द कर्ल ऑफ इक्वेशन 3, तो कर्ल ऑफ ∂Js/dt = Q² NS/m कर्ल ऑफ E। यहाँ ये एक कर्ला का सिंबल और लगाना पड़ेगा आपको, कर्ल ऑफ E, ये आप लिखेंगे। इसके बाद हम जानते हैं मैक्सवेल समीकरण से कि कर्ल ऑफ E का मान होता है -∂V/dt, तो कर्ल ऑफ E की जगह आप -∂V/dt लिखेंगे, -∂V/dt। तो हमारे पास आ जाएगा ये -∂V/dt, माइनस याद रखना है यहाँ पर। कर्ल ऑफ ∂Js/dt = -Q² NS/m, और del क्रॉस E की जगह ∂V/dt। क्लियर। अब del/dt को दोनों ओर से बाहर ले सकते हो, तो del/dt कर्ल ऑफ JS इक्वल हो जाएगा -Q² NS/m ∂V/dt। क्लियर। और यहाँ से इसका यदि आप इंटीग्रेशन कर दें, तो ये एक बार डिफरेंशिएशन हो रहा है, del/dt हट जाएगा, और आपके पास क्या बच जाएगा, कर्ल ऑफ JS = -Q² NS/m B। कर्ल ऑफ JS = क्या जाएगा, -Q² NS/m B। इस समीकरण को अपन सेकेंड लंदन इक्वेशन कहते हैं। ये द्वितीय लंदन समीकरण थी। अब हम बात करेंगे कि इन दोनों ही प्रकार के समीकरणों से किस प्रकार से हम
माइसनर प्रभाव की व्याख्या कर सकते हैं। ये तो हमने बता दिया कि नियत धारा प्रवाहित होती है, अर्थात ई जीरो हो तब भी जे का मान कांस्टेंट ही होता है, जे में परिवर्तन नहीं होता है, नियत मान की धारा प्रवाहित होती रहती है। अब हम माइसनर प्रभाव किससे व्याख्या करेंगे, तो अब अपना टॉपिक इसमें होगा वेदन गहराई तथा माइसनर प्रभाव की व्याख्या, पेंट्रेशन डेप्थ एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ माइसनर इफेक्ट। वेदन गहराई और माइसनर प्रभाव की व्याख्या, कि माइसनर प्रभाव को किस प्रकार से लंदन ने समझाया, इसको आपको यहाँ पर देखना है। क्लियर? देखिए, मैक्सवेल समीकरण आपके पास थी, कर्ल ऑफ बी इक्वल टू म्यू क्रॉस जे प्लस म्यू जीरो दोबारा से बोल देता हूँ, कर्ल ऑफ बी इक्वल टू म्यू जीरो जे प्लस म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो डेल ई अपॉन डेल टी। क्लियर? यदि हम टोटल करंट डेंसिटी की बात करें तो टोटल करंट डेंसिटी मटेरियल में सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स और नॉर्मल कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगी। तो सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट डेंसिटी को आपने जेएस माना, नॉर्मल कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट डेंसिटी को जी एन लिखा। टोटल करंट डेंसिटी हमारे पास हो जाएगी जे इक्वल टू जी एन प्लस जी एस। क्लियर? तो फिर इस इक्वेशन में आप जे की जगह जे एन प्लस जे एस रख सकते हो। तो हमारे पास आ जाएगा कर्ल ऑफ बी इक्वल टू म्यू जीरो जे एन प्लस जे एस प्लस म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो डेल ई अपॉन डेल टी। क्लियर? अब आप जानते हैं कि अतिचालक अवस्था में सामान्य इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, तो सामान्य इलेक्ट्रॉन्स की वजह से धारा प्रवाह का मान शून्य होगा। तो सुपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ही, सुपर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही करंट डेंसिटी होगी। नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट डेंसिटी जो है जे एन, उसका मान शून्य होगा सुपर कंडक्टिंग स्टेट में। तो हम क्या लिख देंगे कि भाई यहाँ पर जो जे एन है, क्या है, जे एन, इसको आप जीरो लिख सकते हो या नेगलेक्ट मान सकते हैं कि सुपर कंडक्टिंग स्टेट में नॉर्मल करंट डेंसिटी जीरो होती है, लगभग जीरो मान लो या जीरो लिख दो। यदि आप ऐसा कहते हो तो क्या होगा, और आप ये भी जानते हो कि सुपर कंडक्टिंग स्टेट में अतिचालक अवस्था में पदार्थ के अंदर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। भाई आप ये भी तो कह रहे हो कि ई को जीरो भी कर दो, ई को हटा दिया जाए तो जीरो और जे एन भी जीरो। अब ये दोनों ही जीरो, तो इस इक्वेशन में आप इसको रखेंगे, इस इक्वेशन में, तो आपके पास क्या आएगा, जे एन की जगह जीरो, डेल ई अपॉन डेल टी भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो हमारे पास कर्ल ऑफ बी आ जाएगा म्यू जीरो जे एस। कर्ल ऑफ बी की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू जीरो जी एस। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हो, सबको समझ में आ गया होगा। अब हम इस समीकरण का दोनों तरफ से कर्ल लेंगे, टेकिंग कर्ल ऑफ बोथ इक्वेशन, बोथ साइड्स, दोनों साइड इस इक्वेशन का क्या लेंगे, कर्ल ले लीजिए साहब। तो कर्ल ऑफ बी इक्वल टू म्यू जीरो कर्ल ऑफ जे एस। अब कर्ल ऑफ जे एस का मान आप ज्ञात कर चुके हैं, इक्वेशन नंबर 5 जो सेकेंड इक्वेशन है, यही तो है कर्ल ऑफ जे एस। तो कर्ल ऑफ जे एस की वैल्यू आप इस इक्वेशन में रख सकते हैं, रख देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कर्ल ऑफ बी इक्वल टू माइनस क्यू स्क्वायर एन एस म्यू जीरो अपॉन एम जे एस। क्लियर? कर्ल ऑफ बी को आप क्या लिख सकते हो, इसको हम लिख सकते हैं ग्रेडियंट डाइवर्जेंस बी, ये डेल डॉट बी है अंदर, डाइवर्जेंस बी माइनस डेल स्क्वायर बी इक्वल टू माइनस क्यू स्क्वायर एन एस म्यू जीरो अपॉन एम इंटू, यहाँ पर क्या आ जाए, हाँ जी एस है, बी लिख सकते हैं यहाँ पर क्यू स्क्वायर, क्योंकि जे नहीं आएगा, ये कर्ल ऑफ जे एस की जो वैल्यू आप निकालोगे तो ये बी आएगा यहाँ,
ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ क्या आएगा बी, JS की जगह बी है। ये इक्वेशन आपके पास आ गई। अब यहाँ जो डाइवर्जेंस बी है, ये डेल डॉट बी है, डाइवर्जेंस बी, इसका भी मान हम जानते हैं कितना होता है 0। आप जानते हो कि डाइवर्जेंस बी 0 है, तो इसमें रख देंगे, ये टर्म हट जाएगी, माइनस डेल स्क्वायर बी बराबर ये बचेगा। तो कितना बचेगा, डेल स्क्वायर बी इक्वल टू क्यू स्क्वायर एन एस म्यू 0 अपॉन एम बी। इधर भी माइनस है, दोनों साइड माइनस है ना, तो माइनस से माइनस अभी हटा भी सकते हो आप इसको। तो डेल स्क्वायर बी इक्वल टू क्यू स्क्वायर एन एस म्यू 0 अपॉन एम इंटू बी। यहाँ पर ये क्यू स्क्वायर एन एस म्यू 0 अपॉन एम है, इसको यदि 1/लैम्बडा स्क्वायर मान लिया जाए तो फिर मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि डेल स्क्वायर बी इक्वल टू 1/लैम्बडा स्क्वायर बी, जहाँ लैम्बडा किसको माना है आपने, लैम्बडा स्क्वायर आपने माना था एम अपॉन क्यू स्क्वायर एन एस म्यू 0 को, तो लैम्बडा हो जाएगा रूट एम अपॉन क्यू स्क्वायर एन एस म्यू 0। ये आपके पास आ गया साहब लैम्बडा, जो कि आपने कंसीडर किया है। अब इस लैम्बडा की जो डायमेंशन है, इस डायमेंशन को आप देखें तो ये डायमेंशन लेंथ के इक्विवेलेंट है। लैम्बडा की विमा लंबाई के तुल्य है, इसलिए इसको अपन पेंटेशन डेप्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, पेंटेशन डेप्थ। अब यदि हम इस इक्वेशन 6 का सॉल्यूशन ज्ञात करें, सॉल्यूशन इसका ज्ञात करें तो क्या आएगा, इस इक्वेशन 6 का सॉल्यूशन हम ये मान लें कि bx इक्वल टू b0 e की पावर माइनस x अपॉन लैम्बडा, जहाँ पर जो b0 है यह चालक अवस्था में पदार्थ के पृष्ठ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान है। इसका देखो समीकरण जो 6 है उसका जो हल है वो b का मान कांस्टेंट तो नहीं हो सकता जब तक कि b का मान 0 के बराबर नहीं हो, मतलब b का एक मान 0 होगा, क्योंकि माइसनर प्रभाव यही कहता है कि b इक्वल टू 0, तो b का मान 0 होगा, तो माइसनर प्रभाव को दर्शाता है। अब फिर भी हमने मान लिया कि भाई b को आप लिख दो कि b0 e की पावर माइनस x अपॉन लैम्बडा। ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई है। और समीकरण 8 आपको ये दर्शा रहा है कि पदार्थ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र चरघातांकी रूप से कम हो रहा है। चरघातांकी रूप से क्या हो रहा है, कम। और लैम्बडा जो है चुंबकीय क्षेत्र के वेदन दूरी के परिमाण को बता रहा है। इसको अपन लंदन वेदन गहराई भी कहते हैं। लैम्बडा पदार्थ के पृष्ठ से वह दूरी है जहाँ तक चुंबकीय क्षेत्र का मान 1/e गुना कम हो जाता है। भाई लैम्बडा डिस्टेंस है पदार्थ के पृष्ठ से और अंदर की तरफ। अब मैग्नेटिक फील्ड पदार्थ के पृष्ठ पर अधिकतम है। अब वो मैग्नेटिक फील्ड पदार्थ के अंदर प्रवेश कर रहा है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पदार्थ के अंदर तक जा रही हैं, पर पृष्ठ पर जितना मैग्नेटिक फील्ड उतना अंदर नहीं है। तो अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पृष्ठ का मैग्नेटिक फील्ड का कितना रह जाए, 1/e गुना उस दूरी को, पदार्थ के पृष्ठ से वह दूरी जहाँ मैग्नेटिक फील्ड 1/e हो प्रारंभिक मान का, उस दूरी को पेंट्रेशन डेप्थ कहते हैं, वेदन गहराई कहते हैं। यहाँ x जो दूरी है इसका मान लैम्बडा के बराबर आप रखते हैं, पेंट्रेशन डेप्थ के बराबर, तो e की पावर -1, तो bx कितना आ जाएगा, b0/e। क्लियर। तो लैम्बडा पदार्थ के पृष्ठ से वह दूरी है जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना रह जाए, 1/e गुना कम हो जाए। इक्वेशन 7 को भी आप देख सकते हो। इक्वेशन 7 पेंट्रेशन डेप्थ लैम्बडा का फॉर्मूला है। अब लैम्बडा किन किन पर डिपेंड कर रहा है, अचालन इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है ns, उसके तो वर्गमूल के व्यतिक्रमानुपाती है, और 0 केल्विन पर ns का मान अधिकतम होता है, तो लैम्बडा का मान क्या होगा ls पर, और लैम्बडा का मान 0 केल्विन पर न्यूनतम होगा, कि 0 केल्विन पर लैम्बडा न्यूनतम है, बहुत कम है, क्योंकि ns ज़्यादा है। क्रांतिक ताप Tc पर जब ns का मान 0 की ओर अग्रसर होगा, Tc पर जो सुपर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी संख्या 0 लगभग हो जाएगी, तो लैम्बडा का मान उस समय बढ़ जाएगा, अनंत की ओर अग्रसर होता है।
इसका मतलब ये हुआ कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो पूरे पदार्थ में फैल जाता है। तो लैम्डा इनफाइनाइट है ना, तो सारे जो मटेरियल है उसमें मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा सभी जगह फैल जाती है। तो ये आपका था माइसनर प्रभाव की व्याख्या। माइसनर प्रभाव यही तो था कि पदार्थ के अंदर चुंबकीय करंट V का मान क्या होता है, शून्य होता है। अब कहाँ पर शून्य होता है, कहाँ पर नहीं होता है, वो अपने आप पे फॉर्मूला आपको बता देगा। इससे बता देंगे, ये बता देंगे कि लैम्डा इतनी दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इतनी दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड की ये वैल्यू रहेगी। ये सब इस फॉर्मूले से आप तो आज अपना ये टॉपिक था वेदन गहराई और माइसनर प्रभाव की व्याख्या, जो कि कंप्लीट हो गया। अब आगे कल हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही पर्याप्त। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इसको लिख भी लेना, नोट्स आप तैयार करते रहना, क्योंकि एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आता है, इम्पोर्टेंट है। और थर्ड ईयर की एग्ज़ाम आपकी बार अवश्य होने हैं, क्योंकि जो कमेटी बनाई थी उसने भी यही फैसला दिया है कि थर्ड ईयर के एग्ज़ाम करवाएं बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पिछली बार भी प्रमोशन दिया गया था, अब की बार भी यदि प्रमोट कर दें तो फिर 2 साल लगातार प्रमोट हो जाएंगी और आपको तो 1 साल में 3 ईयर की डिग्री मिलेगी, तो ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए थर्ड ईयर के एग्ज़ाम अवश्य होंगे। तो आप अपने स्टडी कंटिन्यू रखें और रिवीजन भी आप करते रहें। पर पिछला जो हो गया उसका भी आप रिवीजन करें, आगे तो पढ़ ही रहें। जल्दी से जल्दी अपने कोर्स को कवर करने का प्रयास आप करेंगे, बहुत जल्द आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।